राधे राधे बच्चों। MGSU मित्राधेय बीकानेर क्लासेस में आपका स्वागत है। सेमेस्टर 4 हिंदी साहित्य उपन्यास साहित्य हमारी किताब का नाम है। मैराथन क्लासेस पार्ट 3। आपने पहले दूसरे पार्ट देख लिए होंगे और शुभकामनाएं हैं हमारी पूरी टीम की कि आपके पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे और आगे भी आपके पेपर अच्छे ही जाएं। आगे चलते हैं। स्मार्ट MCQ, जिसमें हमने ऑप्शंस आपको बता दिए हैं कि हमने आपके समय को देखते हुए और थोड़ा आसान बनाते हुए उनको हटा दिए हैं। प्रश्न हमारा है त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार। रचना और रचनाकार। प्रकाशन, त्यागपत्र का प्रकाशन किसने किया? सेतु प्रकाशन। रचना का प्रकार मनोवैज्ञानिक कहानी। यह कहानी स्त्री चेतना और आत्मसम्मान पर आधारित है। जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। विषय वस्तु। रचना का मुख्य विषय स्त्री स्वतंत्रता और आत्मसम्मान पर है। सावित्री अपने पति का घर आत्मसम्मान के लिए छोड़ देती है। कहानी में स्त्री चेतना का विद्रोही रूप प्रस्तुत किया गया है। विवाह संस्था की परंपरागत सीमाओं को तोड़ने का संदेश मिलता है। उनकी त्यागपत्र कहानी में स्त्री अपने अधिकार और अस्तित्व की पहचान करती है। देखो बच्चों, इसमें पूरा स्त्री की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए वह क्या क्या करती है उसके बारे में चित्रित किया गया है। नायिका का नाम है सावित्री, पति रघुनाथ और पुत्री उमा। सावित्री का चरित्र। सावित्री मध्यम वर्गीय शिक्षित स्त्री है। उसमें आत्मबल, स्वाभिमान और स्वतंत्र सोच का समन्वय है। उसका व्यवहार करुणा और आत्मबल से प्रेरित है। उसके चरित्र में सहनशीलता की जगह विद्रोह प्रमुख है। वह पारंपरिक विवाह संस्था को तोड़ती है। प्रतीक और शैली। त्यागपत्र स्वयं एक प्रतीक है स्त्री के आत्मबल और आत्मसम्मान का। भाषा शैली सहज, सरल और मनोविश्लेषणात्मक है। रचना प्रथम पुरुष दृष्टिकोण में नहीं, तृतीय पुरुष दृष्टि से लिखी गई है। गुलाब, दीपक आदि प्रतीक नहीं, केवल त्यागपत्र मुख्य प्रतीक हैं। विचारधारा और संदेश। यह रचना स्त्री स्वतंत्रता की चेतना को व्यक्त करती है। इसमें आत्मसम्मान, स्वाधीनता और नैतिक बल की भावना प्रमुख है। सावित्री का त्याग सामाजिक विद्रोह नहीं, आत्मस्वीकृति है। जैनेन्द्र कुमार ने स्त्री को भावनात्मक व मानसिक स्तर पर सशक्त दिखाया है। रचना में पुरुष प्रधान समाज की रूढ़ियों पर प्रश्न उठाया गया है। हम ये तो जानते ही हैं कि पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं और समाज जो है वो स्त्री को आगे बढ़ने में थोड़ा विरोध दर्शाता है और इसी विरोध करने के लिए सावित्री ने कदम उठाया है। वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए इन रूढ़ियों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती है। अनाम दास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी। रचना और रचनाकार। अनाम दास का पोथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रकाशक राजकमल प्रकाशन। रचना का प्रकार रूपात्मक कथा। यह कृति दार्शनिक और प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। रचना आत्मज्ञान और सत्य की खोज पर केंद्रित है। बच्चों, जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होता है, सत्य की खोज भी अधूरी रहती है। हमें पहले खुद को जानना चाहिए और फिर दूसरों को जानने का प्रयास करना चाहिए। यही अनाम दास का पोथा में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समझाने का प्रयास किया है। मुख्य पात्र। अनाम दास आत्मान्वेषी साधक जो सत्य की खोज में निकलता है। गुरु रामनाथ अनाम दास के प्रेरणा स्रोत हैं। अन्य पात्र गौण हैं। कथा का केंद्र स्वयं अनाम दास है। विषय वस्तु। रचना का मुख्य विषय आत्मा और परमात्मा की खोज है। कथा में आत्मज्ञान, जीवन दर्शन और समाज पर व्यंग्य का समन्वय है।
यह एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीकात्मक वर्णन है। लेखक ने समाज में व्याप्त कर्मकांड और पाखंड की आलोचना की है। पोथा सत्य और अनुभव का प्रतीक है। हमारा जीवन ही अनुभव है। हम जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उनको अनुभव लेते हैं और उन्हीं अनुभवों से हम दूसरे को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। इसी में ही आरामदास ने बताने का प्रयास किया है कि आत्मा और परमात्मा की खोज किस प्रकार की जा सकती है। कथानक और संरचना। कथा की शुरुआत लेखक द्वारा पोथा मिलने की घटना से होती है। लेखक ने पोथा एक पुरानी हवेली में पाया था। रचना डायरी या पांडुलिपि के रूप में प्रस्तुत की गई है। पांडुलिपि यहाँ पोथा से ही संबंध रखती है, उसी के प्रतीक को कहा गया है। कथा में काल, पात्र और घटनाएं रूपक के रूप में प्रयुक्त हुई हैं। प्रतीक और विचारधारा। पोथा ज्ञान और अनुभव का प्रतीक है। अनामदास आत्मा का प्रतिनिधि पात्र। गुरु आत्मज्ञान का मार्गदर्शक। गुरु के बिना आत्मज्ञान का रास्ता संभव ही नहीं है और बिना गुरु के परमात्मा का भी मिलना संभव प्रतीत नहीं होता। रचना में आत्मा परमात्मा का संबंध प्रमुख प्रतीत के रूप में है। सत्य की प्राप्ति ज्ञान और साधना से संभव मानी गई है। जब तक ज्ञान और साधना ना हो तब तक सत्य की खोज अधूरी ही रहती है। भाषा और शैली। भाषा सरल, व्यंग्यात्मक और दार्शनिक। शैली रूपकात्मक एवं तात्विक। संवादों और विचारों के माध्यम से आत्मचिंतन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। वाक्य छोटे, सारगर्भित और अर्थ गहन हैं। वाक्य छोटे छोटे हैं पर उसमें ही सार छुपा हुआ है और अर्थ बहुत गहरा है। विचारधारा और संदेश। रचना भक्ति, संत परंपरा और वेदांत दर्शन से प्रभावित है। लेखक ने कर्मकांड और पाखंड का विरोध किया है। लेखक ने कर्मकांड और पाखंड जो कि बाह्य दिखावा होता है उसका विरोध किया है। भक्ति तो आत्मा से की जाती है, उसका प्रचार नहीं होता। आत्मज्ञान को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बताया गया है। समाज में आडंबर की जगह सत्य को सरलता की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अनामदास के माध्यम से व्यक्ति के भीतर के सत्य की खोज दिखाई गई है। अनामदास का कहना है कि सत्य की खोज हमारे भीतर से ही होती है, बाहर ढूंढने से नहीं। महाभोज मनु भंडारी। रचना और रचनाकार। महाभोज की रचयिता मनु भंडारी ने की। प्रकाशक राधाकृष्णन प्रकाशन। रचना का प्रकार सामाजिक राजनीतिक नाटक। प्रकाशन वर्ष रहा 1984 ईस्वी में। यह नाटक स्वतंत्र भारत की भ्रष्ट राजनीति पर आधारित है। यह नाटक जो है वो भ्रष्ट राजनीति जो है वो भारत की, क्या हम कह सकते हैं कि भारत स्वतंत्र हो गया है लेकिन राजनीति जो है वो भ्रष्ट है, उस पर आधारित है। मुख्य पात्र कौन कौन है? अर्जुन मृतक पात्र, परंतु पूरे नाटक में केंद्र बिंदु जो है वो अर्जुन ही रहा है। भानु अर्जुन का साथी, जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। बिन्नी अर्जुन की प्रेमिका है जो कि शिक्षित व समझदार युवती है। धर्मराज सत्ता और राजनीति का प्रतीक दिखाया गया है। रघुवीर पत्रकार जो सत्ता की सच्चाई को उजागर करता है। विषय वस्तु। नाटक का केंद्रीय विषय राजनीति में भ्रष्टाचार और सत्ता की चालाकियां दिखाई गई हैं। कहानी अर्जुन की रहस्यमय मृत्यु और उसके बाद फैले राजनीतिक षड्यंत्र पर आधारित है। अर्जुन की किस प्रकार मृत्यु हुई और उसी को लेकर राजनीतिक षड्यंत्र कैसे रचे गए उसको दर्शाया गया है। भानु निर्दोष होते हुए भी सत्ता द्वारा झूठे आरोपों में किस तरीके से फंसाया जाता है। बिन्नी और रघुवीर सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। सत्ता, मीडिया और प्रशासन की मिली भगत का चित्रण किया गया है और हम जानते ही हैं मीडिया किस तरीके से बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं और प्रशासन किस प्रकार उनसे मिलकर किस तरीके से राजनीति करते हैं, उसी का ही चित्रण इसमें दिखाया गया है। प्रतीक और अर्थ। महाभोज शब्द सत्ता की लूट, अवसरवादिता और लालच का प्रतीक है। अर्जुन जन संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। धर्मराज भ्रष्ट राजनीति और षड्यंत्र का प्रतीक है।
भानु जननायक, जनता की आवाज है। भानु जो है वो जनता की तरफ से आवाज उठाता है, वह जनता का नायक दिखाया गया है। बिन्नी शिक्षित मध्यम वर्गीय स्त्री चेतना और नैतिकता का प्रतीक है। रघुवीर स्वतंत्र पत्रकारिता और सच्चाई का प्रतीक है। रघुवीर जो है वो किसी के लालच या दबाव में आकर काम नहीं करता है, वह जो पत्रकारिता कर रहा है वह सच्चाई के को सामने लाने का, समाज में सच्चाई को उजागर करने का प्रयास कर रहा है, उसका प्रतीक दिखाया गया है। विचारधारा और सामाजिक संदेश। नाटक में लोकतांत्रिक व्यवस्था के पतन को दिखाया गया है। सत्ता और मीडिया के रिश्ते को भ्रष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है। पुलिस और प्रशासन को सत्ता का उपकरण दिखाया गया है। जनता के अधिकारों, न्याय और सच्चाई के लिए संघर्ष का संदेश दिया गया है। मनु भंडारी ने दिखाया कि लोकतंत्र में सत्ता जनसेवा नहीं बल्कि महाभोज बन चुकी है। बच्चों, आज की राजनीति को और एक जो साधारण मनुष्य होता है या जो समाज में एक साधारण वर्ग होता है, उसमें क्या क्या संघर्ष चलते हैं और उसे किस तरीके से राजनीति में घसीटा जाता है और उसकी सच्चाई को दबाकर किस तरीके से मीडिया उसको और प्रशासन उसको खदेड़ता है, उसी को ही इस नाटक के द्वारा दर्शाया गया है। तो ये पाठ जो है वो आपको समझने में बहुत आसान रहेगा, क्योंकि आप आज की प्रशासन नीतियों और जन संघर्षों से उसको जोड़कर आसानी से समझ सकते हैं। भाषा और शैली। भाषा सरल, संवाद प्रधान और प्रतीकात्मक है। शैली व्यंग्यात्मक और यथार्थपरक है। यथार्थ से हम समझ ही जाते हैं, बार बार मैंने आपको पहले भी क्लासेस में कहा है, यथार्थ मतलब जीवन का सच्चाई समाज के सामने लाना, और व्यंग्यात्मक मतलब किसी चीज़ को व्यंग्य करना, उस पर ताना कसना, जिसको हम बड़े आसानी से कहें तो टोंट मारना जिसको कहते हैं, उसको हमने हिंदी में व्यंग्यात्मक शैली के रूप में लिया है। संवाद सटीक हैं, धारदार और सामाजिक व्यंग्य से जुड़े हुए हैं और नाटक मंचन के लिए उपयुक्त हैं। सजीव संवाद संरचना के साथ लिखा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। त्यागपत्र में नारी की विवशता और पीड़ा दिखाई गई है। बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। आगे चलते हैं। त्यागपत्र में नारी की विवशता और पीड़ा। मृणाल समाज की बंधन भरी नारी छवि को दर्शाती है। समाज में नारी के लिए कितने बंधन किए गए हैं, फिर भी नारी उन बंधनों को तोड़ते हुए किस प्रकार अपने आगे के मार्ग को प्रशस्त करती है, उसको इसमें बताया गया है। उसका जबरन विवाह असमानता की त्रासदी दिखाता है। प्रेम और कर्तव्य के बीच उसका मन सदैव संघर्षशील रहता है। वह बोल नहीं पाती पर मौन विद्रोह करती है। समाज की दोहरी नैतिकता उसकी आत्मपीड़ा बनती है। मृणाल की कहानी मध्यम वर्गीय स्त्री की हकीकत है। उसका त्याग और दुख मानवता की करुणा को जगाता है। इसलिए उपन्यास नारी की विवशता का दर्पण बन गया है। बच्चों, इसमें विवशता मृणाल के जबरन निर्णय और दास्तान मध्य वर्गीय नारी की हकीकत बताते हैं, क्योंकि हम जो नारियां हैं वो मध्यम वर्ग की नारियां इस तरीके से हैं कि हम पर खुद के विचार कम होते हैं और दूसरों की निर्णय हम पर थोपे जाते हैं। अंतर विरोध जो है वो चलता रहता है। प्रेम, कर्तव्य और समाज नियमों के बीच उसका मौन विरोध की शक्ति रहता है। परिणाम यही होता है कि उपन्यास नारी पीड़ा का इमोशनल और तर्कसंगत आईना बनकर उभरता है। त्यागपत्र में जैनेन्द्र का विचारक रूप। उपन्यास में दर्द और शक्ति को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। जैनेन्द्र ने प्रेम को मानवता का आधार बताया है। अहिंसा और करुणा उनके चिंतन का मूल भाव है। मृणाल समाज तोड़ने के बजाय सहनशीलता का मार्ग अपनाती है। प्रमोद का त्यागपत्र आत्मबोध और जागृति का प्रतीक है। जैनेन्द्र ने विचारों में आस्था और नियति पर विश्वास झलकता है। उनका दर्शन पीड़ा में भी प्रकाश खोजने का संदेश देता है। इसलिए त्यागपत्र एक विचार प्रधान उपन्यास बनकर उभरता है। यूं कहा जाए कि दर्शन जैनेन्द्र दर्द को ज्ञान और शक्ति का स्रोत मानते हैं। पीड़ा में भी प्रकाश देने का कार्य करता है। आह्वान।
उन्होंने अहिंसा, करुणा और प्रेम को नैतिक आधार बनाया, न कि क्रांतिकारी की विधि। परिणाम, इस दृष्टि से उपन्यास विचार प्रधान है, भावनात्मक कथा के पीछे दीर्घ चित्त दर्शन है। त्यागपत्र व्यक्तिवाद का उपन्यास। जैनेन्द्र ने इसमें व्यक्ति की चेतना को समाज से ऊंचा दिखाया। मृणाल का संघर्ष स्वतंत्र सोच और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उपन्यास में समाज से टकराता अंतर्मन का द्वंद्व प्रमुख है। हमारा मन जो है वो समाज से टकराव करता है और द्वंद्व चलते रहते हैं। यहाँ प्रेम नहीं, स्वतत्व की खोज मुख्य धारा है। नैतिकता बनाम स्वतंत्रता का प्रश्न बार बार उठता है। मृणाल की पीड़ा लेखक के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को दिखाती है। समाज के नियमों से ऊपर व्यक्ति की भावना को रखा गया है, इसीलिए त्यागपत्र व्यक्तिवादी उपन्यासों में श्रेष्ठ माना गया है। मृणाल ने यही बताया है कि समाज के नियमों और अंतर्मन के द्वंद्व चलते रहते हैं और इसमें समाज के नियमों से उठकर उसकी व्यक्ति की भावना को श्रेष्ठ बताया है और उसी को ही प्राथमिकता देने का प्रयास किया है। त्यागपत्र उपन्यास कला की दृष्टि से उत्कृष्टता, चरित्र प्रधान। कथा से ज्यादा उपन्यास का चरित्र विकास प्रभावी है। जब तक चरित्र को नहीं समझा जाएगा तब तक हम आगे के मार्ग को समझ ही नहीं पाएंगे और हमारे लिए उसको समझ पाना भी कठिन हो जाएगा। भाषा सरल, बोलचालीन और प्रशंसनीय होने के कारण सहज लगती है। संवाद संक्षिप्त, उद्देश्यपूर्ण और चरित्रोद्घाटन की करने वाले हैं। कथाहीनता, कथात्मक दबाव कम पर भावनात्मक गहराई ज्यादा है। कथात्मक पर दबाव कम रहा है, लेकिन भावनाओं को समझने के लिए उनकी गहराई को ज्यादा दिखाया गया है। शिल्प में सहजता, विचार और अनुभूति का संतुलन मिलता है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उपन्यास को गहन बनाता है। उद्देश्य, समाज समस्या पर स्पष्ट सामाजिक चेतना उपन्यास का लक्ष्य है। प्रभाव, कुल मिलाकर उपन्यास साहित्यिक रूप से दृढ़ और यादगार हो जाता है। मृणाल की चारित्रिक विशेषताएं। सादगी, मृणाल एक सरल, निष्कपट और मासूम स्वभाव वाली नायिका है। पीड़ा, समाज और परिवार से मिलने वाली निरंतर प्रताड़ना उसकी पहचान बन जाती है। आस्था, दुखों के बावजूद उसका विश्वास, आस्था अविचलित रहती है। ज्यादातर देखा जाता है कि थोड़े से ही दुख में हम विचलित हो जाते हैं। हमें पता है सब कुछ भगवान ही करने वाला है, पर हम पता नहीं क्यों उसको मानते भी हैं, विश्वास भी रखते हैं, पर थोड़े से दुख को आते ही विचलित हो जाते हैं। पर यहाँ मृणाल जो है वो बहुत ही विश्वास लिए हुए और आस्था पर अडिग है। त्याग, वह अपने सुख छोड़कर दूसरों के लिए त्याग करने को तैयार रहती है। अहिंसा, विरोध में भी वह हिंसा न करके सहनशीलता अपनाती है। हित चिंता, अपने भतीजे और परियों के लिए उसकी कल्याण भावना स्पष्ट है। धैर्य, बार बार अपमान सहते हुए भी उसका धैर्य व जीवन प्रेम जिंदा रहता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, परिचय व उपन्यासकार रूप। जन्म स्थल 1907 में बलिया के ओझवलिया ग्राम में जन्म। गांव, जीवन की जड़ें उनकी रचनाओं में दिखती हैं। शिक्षा, संस्कृत और ज्योतिष में उच्च शिक्षा, यह पांडित्य उनकी भाषा व सोच में स्पष्ट दिखाई देती है। अध्यापक, शांति निकेतन, काशी तथा पंजाब विश्वविद्यालय में दीर्घकालीन अध्यापन किया। आलोचना की दूसरी परंपरा का केंद्र रहे। रचनात्मकता, निबंध, आलोचना और उपन्यास तीनों में सहज लालित्य और तर्क बुद्धि का समन्वय देखने को मिलता है। उपन्यास थीम, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संधि स्थलों पर केंद्रित कथाएं, इतिहास से आज की मनोभूमि जोड़ना उनका उद्देश्य रहा है। भाषा, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों के साथ ललित, वर्णात्मक तथा प्रवाहशील भाषा का प्रभुत्व। प्रमुख कृतियां बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नरवाह, अनाम दास का पोथा। प्रत्येक में संस्कृति की चिंतन प्रमुख है। योगदान, उपन्यास में इतिहास, संस्कृति और दार्शनिक चिंतन का मेल कराकर हिंदी उपन्यास को वैचारिक और कलात्मक ऊंचाई देने का भरपूर प्रयास किया गया है।
अनाम दास का पोथा पात्र योजना। केंद्रीय पात्र रेक्व नायक, तत्व चिंतक भोला, आचार व्यवहार सीखने वाला और चरित्र उत्थान का आधार। प्रेरणादायिनी जाबाला संयमी शीलवान नायिका जो रेक्यव को जीवन दिशा देती है। मार्गदर्शक भगवती रीतंभरा, मातृ शिक्षक, व्यवहारिक शिक्षा और अनुशासन की स्रोत। आचार्य देव तत्व चिंतन व सत्संग से रेक्व का दिशा निर्देश करते हैं। लोक प्रतिनिधि मामहा जीवटता और वर्गीय व्यवहार का प्रतीक, सामाजिक संदर्भ जोड़ता है। सहायक पात्र उजुका, अयाची इत्यादि लोक जीवन की मानवीयता दिखाने वाले सहायक निर्माण। पात्र कार्य, हर पात्र का उद्देश्य स्पष्ट। नायक का विकास, नायिका की प्रेरणा, गुरु का संशोधन, लोक का घोतक। समग्र योजना, पात्र विन्यास उपन्यास को चरित्र प्रधान बनाता है। उपनिषदिक संदर्भ में हर पात्र दार्शनिक और व्यवहारिक भूमिका निभाता है। अनाम दास का पोथा कथानक और विशेषताएं। आधार, छांदोग्य उपनिषद की कथा पर आधारित उपनिषदिक तत्व चिंता उपन्यास की रीढ़ है। त्रिवेणी, कथानक में तत्व चिंता, कर्म और प्रेम तीनों स्तर पर कथा घूमती है। त्रिवेणी का संगम दिखाया गया है। इसमें तत्व चिंता, कर्म और प्रेम तीनों का समागम दिखाया है। इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है। नायक रेकिव्य का जीवन यात्रा तत्व खोजी से व्यवहारिक जीवन में प्रवेश का भाव मुख्य विकास हुआ है। घटनाक्रम, तूफान, जाबाला से भेंट, आश्रम, जीवन और ज्ञान यज्ञ जैसी घटनाएं कथानक को आगे बढ़ाती हैं। शैली, चिंतन प्रधान पर वर्णनात्मकता की मजबूत, चिंतन और घटना का संतुलन बनी रहती है। चरित्र प्रधान, कथा से अधिक चरित्र उपन्यास को घनत्व देते हैं। पुनरावृत्ति, कुछ प्रसंगों व घटनाओं की दोहराव शैलीगत उपकरण के रूप में चरित्र प्रकाश के लिए उपयोग होता है। निष्कर्ष, उपन्यास दार्शनिकता और मानवीय अनुभव का समन्वय कर देता है। विचारोन्मुख और मौलिक कथानक प्रस्तुति। महाभोज उपन्यास भारत की वर्तमान राजनीति का सच्चा दस्तावेज है। प्रधान विषय, उपन्यास राजनीति बोध पर केंद्रित है। चुनाव चक्र और सत्ता लोलुपता इसकी रीढ़ है। यथार्थवाद, गांव सरोहा की आग और विशेषर हत्या के समकालीन राजनीतिक हेरफेर यथार्थ में उभरते हैं। स्वार्थ राजनीति, नेता व अफसर कुर्सी बचाने और सुविधा प्राप्ति के लिए नैतिकता छोड़ते दिखते हैं। घिनौना चेहरा, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और मीडिया सहयोग से राजनीति का अमानवीय पक्ष उजागर होता है। जन विनियोजन, जनता वोट बैंक बनकर नेताओं के महाभोज का हिस्सा बनती है। उपन्यास यही व्यंग्य करता है। लेखिका की नीति, मनु भंडारी ने राजनीतिक चालों को निष्पक्ष, साहसिक और वास्तविक तरीके से प्रस्तुत किया। सीमाएं, कहीं कहीं शिल्प व विवरण राजनीति विशेषज्ञता पर ज्यादा निर्भर लगते हैं, पर मूल संदेश स्पष्ट है। निष्कर्ष, हाँ, यह उपन्यास समकालीन राजनीति का मजबूत दावे के साथ दस्तावेज है। सचेत, कटु और प्रभावी। हमने इन शब्दों को पढ़कर ये आकलन तो कर ही लिया होगा कि आज की वर्तमान जो राजनीति है उसी के ऊपर इसको दर्शाया गया है। डा साहब के चरित्र की संक्षिप्त विशेषताएं। पद प्रतिष्ठा, मुख्यमंत्री शहर राजनीति का बड़ा और प्रभावशाली चेहरा। वही व्यवहार, शांत, गंभीर और संयमित, सादगी में बड़ी गरिमा। राजनीतिक चातुर्य, दिखाई देने वाले सिद्धांती होने के बावजूद स्थिति संभालने में चतुर और व्यवहारिक। नैतिक दाखिला, सार्वजनिक रूप से प्रेस स्वतंत्रता व सिद्धांतों की वकालत, निजी रूप से सत्ता हित की अधिक प्रभावी। मानव नेता पक्ष, अपने सहयोगों को आगे बढ़ाने और सहारा देने की क्षमता रखता है। नियंत्रित कठोरता, आवेगहीन, धैर्यपूर्ण और योजनाबद्ध विरोधियों को चतुराई से नियंत्रित करता है। दोहरे चेहरे, ऊपर से संत जैसा दिखना पर सत्ता लाभ के लिए कूटनीतियां भी अपनाना। उपन्यास का मुख्य व्यंग्य,
प्रभाव। दा साहब पात्र रूप से उपन्यास का केंद्रीय आकर्षण, राजनीति नैतिकता के द्वंद्व का जीवंत उदाहरण। देखिए बच्चों, मैंने पहले भी कहा है, जब शब्द का अर्थ समझ रहे हैं तो उसका वर्णन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। यहाँ पर दोहरे चेहरे कहा है तो हमें समझ में आता है कि दिखने में कुछ और व्यवहार में करने में कुछ और हो। जैसा कि हम कह सकते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, वही राजनीति में होता है। महाभोज की समीक्षा। कथा वस्तु। सरल पर सघन उपचुनाव प्रसंग से शुरू होकर सत्ता दुरुपयोग की श्रृंखला बनती है। चरित्र विधान। दा साहब, सक्सेना, विशेषर आदि प्रभावी कुछ पात्र, गौण पर उद्देश्य पूर्ति में मददगार। संवाद। संक्षिप्त, पात्रानुकूल और तत्वोद्घाटन करने वाला, कथानक को गति देता है। देश काल वातावरण, समकालीन भारतीय लोकतंत्र परिदृश्य का संदर्भ सूक्ष्मता से बने बोला है। भाषा शैली। बोलचाल में सहज, आवश्यकता अनुसार गंभीर, तत्सम और स्थानीय शब्द भी मिलते हैं। स्थानीय शब्द, जहाँ की राजनीति माहौल का वर्णन किया जा रहा है, वहाँ के बोल से यहाँ बताया गया है। शिल्प। फ्लैशबैक, डायरी और पत्र जैसी तकनीकें कथा को गतिशील और परतदार बनाती है। उद्देश्य, राजनीति की विसंगतियां उजागर करना और शोषितों के हित में चेतना जगाना। कुल आकलन। उपन्यास कलात्मक मानकों पर सफल है। उद्देश्य, शिल्प और सामाजिक संदेश संतुलित हैं। पार्ट 1 इकाई 1, पार्ट 2 यानी इकाई 2 और सप्रसंग व्याख्या की कुछ ट्रिक्स हैं। पार्ट 3 इकाई 3, 4, 5 आपको लिंक पिन कमेंट में है, वो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये आप सबको क्लासेस दे दी गई हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, आप हमसे जुड़े रहें मित्राध्याय से, और आपकी ये क्लासेस जो हैं वो आपको कंटिन्यू दी जाएंगी। और आपके पेपर्स जो हैं वो इतने ही रहेंगे। आपके पेपर्स हो चुके हैं और आगे के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट, क्योंकि मित्राध्याय आपको रेगुलर क्लासेस देने की भी पूरी कोशिश करेगा और आप मित्राध्याय से जुड़े हुए रहें।